महवेश एमल अपनी क्लास लेकर लाइब्रेरी जा रही थी जब उसे महवेश सीढ़ियों पर बैठी दिख गई, जिसे देखकर वो भी उसके साथ ही आकर बैठ गई। तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी महवेश के हाथ पर हाथ रखती मुस्कुराकर बोली तो उसने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां दिख रहे थे। क्या हुआ महवेश? उसने परेशानी से पूछा। एमल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मुझे हकारत भरी नज़रों से देख रहे हैं, मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुझे एक बद किरदार लड़की कह रहे हैं। महविश कदरे धीमी नम आवाज़ में बोली। अगर एमल उसके बिल्कुल साथ ना बैठी होती तो यकीनन उसे महविश की आवाज़ ना आती। चलो मेरे साथ। वहाँ से स्टूडेंट्स को गुजरते देख एमल ने उसका हाथ पकड़ते उसे उठाया और अपने साथ ही यूनिवर्सिटी के गार्डन में ले गए। एमल उसे रस से अलग एक कोने में बने दरख्त के साए तले ले बैठी। एमल, मुझसे नहीं रहा जाता इन लोगों के दरमियान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब मुझे ही घूर रहे हों। वो एमल के सामने बैठी हिज़यानी अंदाज में अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच गई। महविश, रिलैक्स, लो पानी पियो। उसकी हालत देखते एमल ने नरमी से उसके बालों में हाथ बालों में हाथ फेरा। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर ढक्कन खोलकर वो उसके मुंह से लगा गई, जिस पर महविश ने ना चाहते हुए 2 घूंट भर लिए थे। डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। एमन ने उसका हाथ सहलाते उसे पुरसकून करना चाहा, मगर महविश तो जैसे हवास भागता बस नफ़ी में सर हिलाए जा रही थी। महविश, मेरी तरफ देखो, एमल ने नरमी से कहा तो महविश काली काली नज़रों से उसे देखने लगी। महविश, तुम जितना डरोगी ना, तुम्हें सब उतना ही डराएंगे। सब डरावना लगेगा तुम्हें अपने आप पर काबू पाना होगा, खुद को संभालना होगा। जैसी तुम पहली थी वैसे ही रहना होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही लोगों से भागती रही तो तुम खुद लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करोगी, उन्हें सवाल उठाने का मौका दोगी। समझी मेरी बात को? एमल ने प्यार से और सुकून से उसे समझाया। तो महविश के आंसुओं में और रवानी आई। मुझे अपना आप मुजरिम लगता है, घुटन होती है मुझे खुद से, अपने वजूद से नफरत होने लगी है यार। वो हाथों में चेहरा छुपाए बेबसी से रो दी। उसकी हालत देखते एमल की आंखों में भी नमी चमकी। महविश, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, मगर इस हालत में भी तो नहीं जिया जा सकता ना। तुमने गलती की जिसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी। अब तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अपने तल्ख माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। जानती हूँ आसान नहीं है, मगर तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए यही बेहतर है। मुझे पता है कि पहले वाली महविश तो अब तुम कभी नहीं बन पाओगी, मगर उस महविश को भी मत खोना जो तुम्हारे माँ बाप की बड़ी बेटी है, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को खुश देख कर ही जीते हैं। तुम उनके लिए ही खुश रहने की कोशिश करो, उन पर कभी अपनी हालत अया ना होने देना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उसको अपनी तरफ इन्हें मार्ग से मुतवज्जो पाकर एमल ने समझाया तो वह उस बात में सर हिला गई। चलो अब जाओ, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई होगी। एमल ने घड़ी पर टाइम देखते कहा। थैंक यू एमल, तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके गले लगती भारी होती आवाज़ में बोली तो एमल मुस्कुरा दी। चल पगली, रुलाएगी क्या? एमल ने मसनूई घूरी दिखाते कहा तो महविश मुस्कुराती हुई अपना बैग लिए उठ खड़ी हुई। सच में एमल, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अगर तुम ना होती तो मैं शायद कब का मौत को गले लगा चुकी होती। वो जख्मी मुस्कान के साथ कहती अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। एमल बस उसे दूर तक जाते देखती रह गई। महविश को अब भी अपनी एक गलती पर पछतावा था कि जब उसने जुज़लान का असली चेहरा उसे दिखाना चाहा तो उसने उस पर यकीन नहीं किया था, जिसका अंजाम वो भुगत चुकी थी। और जब जब अपना हौसला वो हारने लगती, एमल तब तब उसे हौसला देती थी। वो जुज़लान के धोखे के बाद बुरी तरह से टूट गई थी, जिसे एमल ने दोबारा जोड़ा था। हर टूटी हुई चीज़ पहले की तरह तो नहीं हो सकती थी, मगर एमल के समझाने और उसका साथ देने पर महविश को काफ़ी सपोर्ट मिली थी, और ये एमल की बदौलत ही हुआ था जो वो आज सबका सामना कर रही थी। एमल रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देती बैग से चाबी निकाल रही थी जब 3 चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके पीछे आ रुकी, जिस पर वो एकदम डर गई। मगर जल्दी उसे एहसास हुआ कि ये गाड़ियाँ उनके घर ही आई हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठे शख्स को वो अच्छे से पहचान गई थी। उसे खुद को तकते देख जुज़लान मुस्कुराहट सजाए ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते, ब्लैक पैंट पर क्रीमी शर्ट पहने अपनी वजीब पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकला, जिसे देखते ही एमल का हलक तक कड़वा हुआ। उसके पीछे तुराब खान और नूर बेगम भी गाड़ी से उतरे। कैसी हो मिस शेरनी? चेहरे पर बड़ी सी खूबसूरत मुस्कुराहट सजा कर वो खालिस दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा, क्यों आए हो यहाँ? वो तुराब खान और नूर बेगम को नज़रअंदाज किए सर्द और स्पाट लहजे में इस्तफसार करने लगी। बेटा, सारी बातें क्या यहीं खड़े होकर बोलोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? तुराब खान को कदरे नागवार गुजरा था उसका सवाल जवाब करना, मगर फिर भी बहुत ज़ब्त से बोले। नूर बेगम और तुराब खान को देखते ही
और फिर एक नज़र गली में तमाशा देखते लोगों पर डालती जल्दी से बैग से चाबी निकाल कर वो दरवाज़ा खोलने लगी। आप लोग बुजुर्ग हैं इसलिए आप लोग आ सकते हैं, बाकी किसी बदकिरदार शख्स की मेरे घर में जगह नहीं है। वो जुजलान को देखते चुपते हुए लहजे में बोली तो तुराब खान का दिल किया कि सामने खड़ी लड़की को खड़े खड़े शूट कर दें, जबकि नूर बेगम ने उसकी बात पर कोई तासुर नहीं दिया। वो जानती थी अपने बेटे को और ये भी जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, इसलिए कुछ नहीं बोली। सोच समझ कर बोलो वरना आगे तुम्हारे लिए ही मुसीबत होगी। जुजलान अपनी बेइज्जती पर एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा करता गुस्सा जब्त करने की कोशिश करता रहा। कौन है अमल बेटा? दयार साहब जो आज अपनी तबीयत खराबी की वजह से जल्दी घर आ गए थे, दरवाजे पर एमल के साथ किसी और की आवाज़ सुनकर बाहर निकले थे। दयार दयार साहब को देखकर तुराब खान के मुंह से सरगोशी नुमा उनका नाम निकला, जबकि तुराब खान को देखकर दयार साहब की हालत भी उनसे गैर ना थी। दयार तुम यहाँ और ये तुम्हारी बेटी है? तुराब खान अब भी बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे, जबकि बाकी सब तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि तुराब खान दयार साहब को कैसे जानते हैं। अंदर आए आप लोग। दयार साहब एमल को खुद की तरफ उलझ कर देखते देख आहिस्तगी से बोले तो वो अंदर दाखिल हो गए। बैठे। दयार साहब ने सुकून से कहा, बाबा आप जानते हैं इन लोगों को? बैठते हुए जुजलान ने तुराब खान से पूछा तो उन्होंने एक नज़र दयार साहब को देखा जो एमल को अपने साथ लिए बैठ रहे थे। दयार सबको तुम बताओगे कि तुम मेरे क्या लगते हो या ये काम भी मुझे ही करना होगा? तुराब खान के लहजे में नाराज़गी थी जिसे दयार साहब महसूस कर सकते थे। दयार साहब ने एक गहरी सांस खारिज की। वो जानते थे कि एक ना एक दिन यह हकीकत सामने ज़रूर आएगी, मगर वो नहीं चाहते थे कि जो रिश्ते वो छोड़ कर आ गए हैं वो रिश्ते वापस उनके सामने आ जाए या उनकी बेटी को पता चले। इसलिए वो एमल को भी उसकी खाला के पास भेजना चाहते थे, मगर एमल की ज़िद की वजह से उसे भेज नहीं पाए। और उनके यकीन के मुताबिक आज वो दिन आ ही गया था जब हकीकत सबके सामने आ जानी थी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, मैं सबको खुद ही बता देता हूँ। मैं दयार खान जागीर तुराब खान का छोटा भाई हूँ। दयार साहब सुकून से बोले तो सबने हैरत से उनकी जानिब देखा। एमल तो शॉक्ड ही रह गई इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद। और दूसरी तरफ नूर बेगम और जुजलान खान का भी यही हाल था। मतलब उसके एक अदद चचा भी थे और उनकी एक बेटी भी, मगर उसे आज तक ये बात पता कैसे नहीं चली। उसे जैसे बहुत अफसोस हुआ था अपने पावरफुल होने पर। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेयकीनी से अपने बाप को देख कर रह गए। तुम्हारी माँ शहर में से मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैंने उससे शादी करना चाही, मगर तुम्हारे दादा मेरी शादी अपने किसी दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे। बस इसी बात पर हमारी बहस हो गई और उन्होंने मुझे जायदाद से आग करके हवेली से निकाल दिया। तब मैं शहर आया, पहले जगह जगह नौकरियां की, जो सेविंग्स थी उससे छोटा सा घर लिया। उसके बाद तुम्हारी माँ से शादी करके मैं हमेशा के लिए शहर का होकर रह गया। मगर मेरी शादी के कुछ सालों बाद ही गांव से खबर आई कि मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। मैं आखिरी बार सिर्फ उनकी मैयत को कंधा देने गया था, जो मुझे बहुत मुश्किल से नसीब हुआ था देना, और फिर उसके बाद मैंने कभी हवेली का रुख नहीं किया। दयार साहब ने दुख से अपनी बेटी को सच्चाई बताई, जिसे वो हैरत से पूरी आंखें खोले सुन रही थी। एमल को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा उसके बाबा की ज़िंदगी में। उसने तो जब भी अपने बाबा से अपने ख़ानदान का पूछा तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि माँ उनकी उसको पैदा करते ही अल्लाह को प्यारी हो गई, और जब एमल छोटी थी तब उसके दादा का भी इंतकाल हो गया। बाकी उन्होंने कभी अपने भाई का जिक्र नहीं किया। मगर आज अचानक जागीरदार तुराब खान को अपने ताया के रूप में देखकर उसे जैसे सदमा ही तो लगा था। बाबा जान के इंतकाल के बाद हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर जब तुम ना मिले तो हमने भी हार मान ली। मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे मुझसे मिलोगे। तो राब खान के लहजे में भाई के लिए मोहब्बत थी, मगर दयार साहब ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर आप लोग बताएं यहाँ कैसे आना हुआ? दयार साहब ने बात का रुख बदला था। दयार तुम मेरे बेटे को तो जानते ही हो ना, सियासत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा, मेरी गद्दी का जानशीन जुजलान खान। मैं इसका रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लाया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम अपने बिखरे हुए रिश्तों को फिर से मजबूती से जोड़ोगे। तो राब खान ने यकीन भरे अंदाज में कहा, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका ये यकीन बहुत जल्द टूटने वाला है। बाबा, एमल ने परेशानी से बाप को पुकारा तो वो उसे आंखों से मुतमईन होने का इशारा करते तो राब खान की तरफ मुतवज्जो हुए। उन्होंने एक नज़र सामने टांग
पर टांग चढ़ाए बैठे जुजलान खान को देखा, फिर अपनी बात का आगाज़ किया। माजी में जो कुछ हुआ है भाई, मैं उसे भूल चुका हूँ। और रही बात फिर से रिश्ते मजबूत करने की, तो मुझे नहीं लगता कि अब पहले जैसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपके आवारा बेटे से मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो कभी भी नहीं करूँगा। वो सुकून से कहते सामने बैठे बाप बेटे को गुस्सा दिला गए। अलबत्ता नूर बेगम सारी गुफ्तगू में खामोश रहीं। दयार, तुम जानते भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो राब खान धाड़े, मगर वहाँ किसे परवाह थी। एमल, चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। उनकी बात को इग्नोर करते दयार साहब ने इत्मीनान से एमल से कहा, तो वो मुस्कुराते हुए जी कहती उठ खड़ी हुई। हम यहाँ आपके घर की चाय पीने नहीं आए थे, बल्कि इज्जत से रिश्ता लेकर आए थे। मगर आप लोगों को शायद इज्जत रास नहीं आती। मगर आप दोनों बाप बेटी मेरी भी बात ध्यान से सुन लें। ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप खुद अपनी बेटी से मेरा निकाह करवाएंगे। जुजलान उनके सामने खड़ा होता हुआ सुर्ख अंगारा होती आंखें एमल की फातेहाना मुस्कुराहट पर डालता बाहर निकल गया। उसको रिजेक्ट किया गया था, जो जुजलान खान की अना पर वार था, जिसका बदला वो किसी भी हाल में एमल से शादी करके ही लेने वाला था। पहले तो वो सिर्फ उसकी कामयाबी की सीढ़ी थी, मगर अब उसकी ज़िद भी बन चुकी थी। और जागीरदार अपनी ज़िद के कितने पक्के होते हैं ये तो हर कोई जानता था। ये तुमने अच्छा नहीं किया दयार। अपने टूटे रिश्ते को बचाने का एक मौका तुम्हें और मिला था, मगर तुमने वो भी गंवा दिया। हम इज्जत से तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाते, मगर अब जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे। चलो नूर। गुस्से से दयार साहब को उंगली दिखाकर कहते नूर बेगम को लिए वो बाहर निकल गए। दयार साहब ने अपनी बेटी को उन जैसे बेहिस लोगों से बचाने के लिए इनकार तो कर दिया था, मगर उनके दिल में एक डर था, क्योंकि वो जागीरदारों को अच्छे से जानते थे। आखिर था तो उन्हीं का खानदान। जागीरदार अपनी जिद और अना में क्या कुछ कर जाते हैं ये वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए अब उन्हें जुजलान और तुराब खान की धमकी परेशान कर रही थी। थैंक यू बाबा, आपने अपने बिखरे रिश्तों की खातिर अपनी बेटी को कुर्बान नहीं किया। एमल प्यार से इत्मीनान से उनके साथ बैठती उनके कंधे पर सर रख गई। बेटियां कुर्बान करने के लिए नहीं होती हैं। एमल बेटा, तुम मेरा कुल असासा हो। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत फैसला नहीं होने दूंगा, इस बात को याद रखना। वो उसके सर पर बोसा देते शफकत से बोले तो एमल अंदर तक सरशार हुई, मगर दयार साहब को अब परेशानी लाहक हो गई थी। वो जल्द से जल्द एमल की शादी अब किसी अच्छे लड़के से करवाना चाहते थे जो उनकी बेटी को खुश रख सके। वो लोग तुर्की एयरपोर्ट से बाहर निकले ही थे कि एक आदमी ने राइट को कुछ पेपर्स और चाबी दी। आयला को समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि ये चाबी गाड़ी की है। राइट ने तुर्की घूमने फिरने के लिए यहाँ पहले से ही एक गाड़ी बुक करवा ली थी, और अब वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले उनको चाबी भी मिल गई थी। तुम बैठो, मैं ये बैग रख दूँ। उसे बैठने का कहते वो बैग डिक्की में रखने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत सी 2 सीटर कार थी, जो कि सिर्फ उन दोनों के लिए थी, जिसमें वो लोग तुर्की की सैर करने वाले थे। थक गई हो? राइट ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो आयला को सीट की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठे देख प्यार से पूछने लगा, जिस पर वो धीरे से अस्पात में सर हिला गई। वो ब्राउन बुर्के के साथ हमरंग हिजाब किए सुकून से बैठी थी। इस्लामाबाद में रात को बस कुछ ही घंटों का काम था, जिसके बाद वो लोग फ़ौरन तुर्की के लिए निकल गए थे। फ्लाइट में बैठने के बाद आयला बहुत एक्साइटेड थी तुर्की देखने के लिए, मगर यहाँ आने के बाद जितना गाड़ी से खूबसूरत बाहर का मंजर था उतना ही उसके असाब थके हुए थे। रात की चांदनी हर सू फैली हुई थी। खुली सड़क पर चंद एक गाड़ियाँ रवां दवां थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। वो खिड़की पर हाथ रखे हुए उस पर अपनी ठोड़ी टिकाए आगे होकर बैठी रोड के साइड में लगे दरख्तों को गुजरते देख रही थी। आयला की आंखों में सुकून देखते राइड ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया। वो उस खामोशी से बस अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। इन रास्तों से ज़रूर जहाँ सिकंदर भी गुजरा होगा। वो वैसे ही बाहर देखती हुई बोली तो राइट ने चौंक कर आईब्रोज केड़े उसकी जानिब देखा। आखिर कौन था ये जहाँ सिकंदर जिसके बारे में आयला बात कर आखिर कौन था ये सिकंदर जिसके बारे में बात करते आयला के लहजे में प्यार उतर आया था। कौन है ये जहानी सिकंदर? राइद पूछे बगैर न रह सका। हया का शोहर, वो मुस्कुराती आवाज़ में बोली तो राइद ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। अगर वो हया का शोहर है तो तुम कैसे उसका जिक्र इतने प्यार से कर रही हो? क्या पता नहीं है कि दूसरों के शोरों पर नज़र रखना कितना बड़ा गुनाह है? राइट संजीदगी से बोला तो आयला ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो रहे थे। शराब पीना भी गुनाह बल्कि हराम है, आयला ने समझाना चाहा। आयला बात को बदलो नहीं, बताओ मुझे ये जहानी सिकंदर कौन है? वो कदरे गुस्से से पूछने लगा। आप जहानी सिकंदर से जेलस हो रहे हैं? आयमा ने गहरी सांस भरते हैरत से इस्तफसार किया। तो तुम क्या चाहती हो? मेरी बीवी मेरे सामने ही किसी और का जिक्र करके खुश हो और मैं जेलस भी ना हूँ? राइद उसे घूर कर बोला तो आयला की एक
एकदम हंसी छूटी थी। वो सीट की पुश से टेक लगाए आंखों पर हाथ रखे हंसे जा रही थी। राइड ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने उसे अभी कोई लतीफ़ा सुनाया, जिस पर आयला मैडम की हंसी नहीं रुक रही। वो कभी नॉवेल्स नहीं पढ़ती थी, मगर उसकी कुछ दोस्तें चंद नॉवेल्स का इतना जिक्र करती थीं कि उसके अंदर भी एक इश्तियाक पैदा हो गया था, जिसे ख़त्म करने के लिए उसने कुछ मशहूर नॉवल पढ़े, और उन्हीं में से एक जन्नत के पत्ते था, जिसमें उसने जब से उसे तुर्की आने का शौक़ पैदा हुआ, और जब वो तुर्की आई थी तो तुर्की से जहान याद आ गया, जिसका बस उसने ऐसे सरसरी सही जिक्र किया। मगर ये वो नहीं जानती थी कि राइट तो जेलस ही हो जाएगा। मैंने कोई लतीफ़ा सुना दिया है क्या जो तुम्हारे इतने दांत निकल रहे हैं? वो चिढ़ते हुए बोला तो आयला लब दबाए हंसी रोकने। देखो जाना, मैं इतनी तंग ज़हनियत का मालिक नहीं हूँ, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी और का जिक्र करते वक्त मेरी बीवी के लहजे में इतनी मिठास खुल जाए। वो बिल्कुल संजीदा था, एक दिन एकदम सीरियस, मगर उसकी जेलसी पर आयला को हंसी भी आ रही थी। वो जेलस हो भी किससे रहा था जो इस दुनिया में ही नहीं है? आप जानते भी हैं जहाने सिकंदर कौन है? कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम उसका जिक्र बार बार मत करो, वरना ऐसा ना हो कि ये दिन बेचारे का आखिरी दिन हो इस दुनिया में। राइट के लहजे में गुस्से की रमक महसूस करते आयला उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करके, जहाने सिकंदर एक कहानी का किरदार है जो इस हकीकी दुनिया में पाया ही नहीं जाता, उसने सुकून से उसे बताया तो राइड ने आंखें छोटी किए उसे घूरा। पहले नहीं बता सकती थी ये? अगर पहले बता देती तो हमें पता कैसे चलता कि हमारे शोहर हमारे लिए इतने पॉजेसिव हैं कि किसी और का जिक्र भी हमारे मुंह से नहीं सुन सकते? जवाब फ़ौरन आया, ये तो है आयला, मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का जिक्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो हकीकी किरदार हो या अफसानवी। मुझे तुम्हारे मुंह से सिवाय अपने और किसी और का जिक्र नहीं सुनना। वो उसका हाथ थामते लबों से लगा गया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। आयला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसके हाथ को तपते हुए महसूस करते राइड ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ सुर्खी साफ वाज़ेह हो रही थी। जी हम ठीक हैं, शायद बस हवा और मौसम बदला है ना, इसलिए थोड़ा बुखार हो रहा है। उसने राइड को मुतमईन करना चाहा। थोड़ा सा बुखार? तप रही हो तुम, चलो सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लो, जब पहुंच जाएंगे तो मैं उठा दूंगा। राइड ने फिक्रमंदी से खुद उसका सर सीट की पुश से लगाया और बगैर उसके कुछ कहते, और वो भी बगैर उससे कुछ कहे, आंखें मूंद गई। वो कब नींद की वादी में उतरी उसे पता ही ना चला, लेकिन जब खुद को हवा में लटके महसूस किया तो पट से आंखें खोली। ये आप क्या कर रहे हैं? हम खुद चल के जाएंगे। खुद को राइड की गोद में देखते वो जल्दी से आसपास देखकर बोली, मगर शुक्र था कि वहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ ना था। ये लो चाबी और दरवाज़ा खोलो। वो उसकी बात जो नज़रअंदाज करता अपने हाथ में पकड़ी चाबी की तरफ इशारा करते बोला तो आयला जल्दी से उसके हाथ से चाबी लेती दरवाज़ा खोलने लगी। क्या हम होटल में नहीं रुकेंगे? इस छोटे से घर में राइड के उस छोटे से खूबसूरत से घर में राइड के कदम रखते ही वो एक तायराना नज़र पूरे घर पर दौड़ाती पूछने लगी। बाहर छोटा सा लॉन और अंदर 2 कमरे, ओपन किचन जिसके सामने दरमियाना सा लिविंग रूम था। 2 कमरों पर मुश्तमिल बना ये घर बहुत खूबसूरत था। ये मेरे एक दोस्त का घर है, वो मुल्क से बाहर गया है किसी काम के सिलसिले में, इसलिए हम यहीं रुकेंगे। वो बाएं जानिब के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ और आहिस्ता से आयला को बेड पर बिठाया। आयला ठीक से बैठती नकाब हटाने लगी। तुम यहीं बैठकर आराम करो जब तक मैं सामान अंदर रखकर कुछ खाने को मंगवाता हूँ। उसके माथे पर बोसा देते वो जेब से फ़ोन निकालने लगा। रात का 1 बज रहा था और खाने पीने के सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, मगर राइड ने फिर भी काफ़ी जिदोजहद करने के बाद एक अच्छी जगह ढूंढकर वहाँ कुछ हल्का फुल्का मंगवाने का ऑर्डर कर दिया। खाना आने में थोड़ा सा टाइम लगना था, इसलिए उसने इतनी देर में मेडिसिन बॉक्स ढूंढ लिया। अपनी मतलूबा दवाई निकालते एक ट्रे में पानी का ग्लास और दवाई रखते लिविंग रूम में बैठा खाना आने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाजे पर बेल हुई तो वो जल्दी से बाहर गया। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर बेल हुई तो वो जल्दी से बाहर निकल गया। डिलीवरी बॉय से शॉपर लेते अंदर आकर एक बाउल में आयला के लिए वो सूप निकालने लगा और साथ अपने सैंडविच रखते कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो आयला बैकग्राउंड से टेक लगाए बैकग्राउंड से टेक लगाए सो चुकी थी। राइड उसे उठाना तो नहीं चाहता था, मगर उसे कुछ खिलाकर दवाई देना भी ज़रूरी था, इसलिए साइड कॉर्नर पर ट्रे रखते उसके पास बैठा। आयला उठो, खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दूँ। बहुत प्यार से उसके स्कार्फ की पिन्स खोलते वो बोला, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं, आप बस मुझे दवाई दे दें। वो नकाहत भरे लहजे में कहती उसके कंधे से सर टिका गई। अच्छा बुर्का तो उतारो। राइड ने उसका बुर्का उतारने में मदद की, फिर उसके बहुत इनकार करने के बावजूद उसे ज़बरदस्ती आधा सूप फिर दवाई देते उसे अच्छे से लेटाकर उस पर कंबल ठीक से डालते। अपना सैंडविच खाने के बाद खुद भी लाइट बंद करके उसके साथ लेट गया। उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार की शिद्दत चेक की तो माथा अब भी तप रहा था। वो नरमी से उसे खुद से लगाता आंखें मूंद गया।